हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटालिसिस। दैट इज वी आर गोइंग टू डिवाइड कैटालिसिस इनटू होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हम अब तक पढ़ चुके हैं व्हाट इज एड्सॉर्प्शन और हमने एड्सॉर्प्शन को फर्दर क्लासिफाई किया इनटू फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसके बाद हमने कुछ फैक्टर स्टडी किए जो कि एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। हमने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को भी देखा और मैंने आपको बताया था दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमें पता है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब तक जो हमने एड्सॉर्प्शन स्टडी किया है that is with respect to gaseous adsorbate। जब gaseous adsorbate होता है उस केस में हमने देखा जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो gaseous मॉलिक्यूल थे एड्सोर्बेट के उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई थी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया था, वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो उसके सरफेस को लीव करके चले गए थे। इसी वजह से हमने क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। तो हम क्या पता है जैसे ही आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इट इन सरफेस केमिस्ट्री। मान लीजिए मैंने बोला कि आपको दे दिया गया है 1 ग्राम वुडन चारकोल, मींस सॉलिड चारकोल है वुडन फॉर्म में, ठीक है, और 1 ग्राम मैंने आपको दिया है पाउडर्ड चारकोल और आपसे पूछ लिया जाए बताइए इनमें से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा। तो आपको पता है पाउडर्ड चारकोल है तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया और अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट पाउडर्ड चारकोल इज अ बेटर कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शंस। व्हाई? तो reason is it have greater surface area for adsorption, that is why it behaves as a better catalyst as compared to the solid wooden catalyst, right? तो ये हो गया हमारा effect of surface area। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है? द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो अब जो सॉल्यूशन की बात हमने अभी तक नहीं की है तो जल्दी से सॉल्यूशन की बात भी आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है एड्सॉर्प्शन के ऊपर। लास्ट है हम बात कर रहे हैं नेचर की। तो नेचर के अंदर क्या होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा एड्सोर्बेट मॉलिक्यूल हम एड्सॉर्ब करना चाह रहे हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मान लीजिए आपने एड्सोर्बेंट सेम रखा है और अलग अलग आप गैस को एड्सॉर्ब करा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली है और दूसरी हाइड्रोजन गैस ली है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और इसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होता है। तो मींस नेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, ज्यादा एड्सॉर्प्शन होने का एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो वी कैन से द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट की बात हो चुकी है, एड्सॉर्बेंट के अंदर के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम बात कर ले केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो आपको पता है केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा तो है नहीं कोई भी एड्सॉर्बेंट किसी भी एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर। इसीलिए हर एड्सॉर्बेंट के लिए एक स्पेसिफिक एड्सॉर्बेट हो ये जरूरी है इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, नॉट इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ये हम टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था। अब तक जो हम एड्सॉर्प्शन का डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू गैसियस एड्सॉर्बेट। ओके, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर वाटर है। ओके, वाटर के अंदर आपने डाल दिया एसिटिक एसिड, यहाँ पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। में मॉलिक्यूल्स क्या, आप तो क्या लिक्विड फॉर्म में होता है एसिटिक एसिड, वो भी डाल दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे बाहर से चारकोल को भी इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। ये लीजिए, मान लीजिए ये आपका चारकोल का मॉलिक्यूल लगा लीजिए, पाउडर फॉर्म में लगा लीजिए आप या सॉलिड फॉर्म में, दिस इज योर चारकोल। तो क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो जाएगी और ये जो आपका जो चारकोल था, यहाँ पर जिस चारकोल है इसके ऊपर ये एसिटिक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सॉल्यूशन जो है इसके अंदर एसिटिक एसिड का अमाउंट बिल्कुल डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि इस चारकोल ने क्या किया, इस सॉल्यूशन में से जो एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सॉल्यूशन जो था एसिटिक एसिड का था, जैसे ही आपने चारकोल को ऐड किया, इस चारकोल ने सारे के सारे एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर दिया और ये सरफेस क्लीन हो गया। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अगर आप थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, एड वगैरह देखा होगा आपने, तो एक पॉन्ड्स की एड आती थी। इसके अंदर दिखाते थे कि एक बहुत ही ब्लैक कलर का पानी होता है, बहुत गंदा सा पानी होता था, और उसके अंदर क्या करते थे, चारकोल की बॉल डाल दिया करते थे। मीन्स पूरा ब्लैक कलर का सॉल्यूशन होता था, ये लगा लीजिए पूरा का पूरा ब्लैक कलर का, और उसके अंदर क्या हो गया, एक ब्लैक कलर की चारकोल की बॉल डाल दी, और थोड़ी देर बाद क्या दिखाते हैं कि सॉल्यूशन बिल्कुल क्लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि चारकोल ने क्या किया, सारी की सारी इम्प्योरिटीज जो थी उसको अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है लिटमस सॉल्यूशन। आपको पता है लिटमस सॉल्यूशन या तो ब्लू कलर का होगा या फिर रेड कलर का। अब मान लीजिए रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन है। अब उसके अंदर क्या किया, जैसे ही आपने चारकोल को डाला तो ये क्या करता है, सारा का सारा जो रेड कलर पिगमेंट होता है उसको अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो आपका सॉल्यूशन है ये रेड से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। ओके, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल दे रखा है कि प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन्स ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो था उसने क्या किया, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या किया इसने, एब्जॉर्ब ब्लू कलर। ये ब्लू कलर कहाँ से आया है, ये ब्लू कलर आया है मैग्नीशियम रिएजेंट की वजह से। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ओके, यहाँ पर आपने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर ये टर्म देखी थी, लेकिन उस केस में क्या था, वहाँ पे जब हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जिस भी कंटेनर के अंदर आप रखोगे उसके सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसीलिए वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, k p रेज टू द पावर 1/n। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हम किसकी बात करते हैं, कंसंट्रेशन, राइट। आपका जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर आपने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर जब बात हो जाती है सॉल्यूशन की तो वहां हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो P वैल्यू है, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, तो प्रेशर को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, कंसंट्रेशन से। तो बाकी इक्वेशन सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। x by m represents your extent of adsorption, k is constant, n is constant, so we can say x by m is equals to k c raised to the power 1/n। और फिर क्या किया है, वही log रखा है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको बहुत इजी है log को सॉल्व करना, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कैसे करते हैं log को सॉल्व करना। एक बार फिर से बता देती हूँ। इस बार क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, x by m यहाँ पर आप लिखेंगे x by m is equals to k c raised to the power 1/n, यही है। अब क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x by m is equals to log k, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या करते हैं, log m into n होता है, तो क्या लिखते हैं हम उसको, log m plus log n, राइट। तो सेम यहाँ भी करने वाले हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा log k plus log c raised to the power 1/n। फिर हमें एक बात और पता है, log a की पावर m क्या हो जाता है, जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो क्या बन जाएगा वो m log a। तो सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1/n है, ये आगे आ जाएगी, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, तो 1/n log c हो जाएगा। बाकी एज इट इज ये हो गया log k इज इक्वल्स टू log x by m। बात हो गई। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करना चाहे तो वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है। क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर y, यहाँ पर m हो जाएगा, दिस इज x और इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका log k। ओके, तो आप देख सकते हैं सेम इक्वेशन हमने डेराइव कर दी है, log x by m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log c। यही इक्वेशन किस तरीके से डेराइव की है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा log के फॉर्मूलाज यूज करने एंड यू कैन इजीली डू इट। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अभी आपने इतना देर से सब कुछ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगी तभी पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्या है एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस,
देखते हैं। तो पहली है गैस मास्क में यूज होती है। तो गैस मास्क कहाँ पर यूज होते हैं? आपको पता है कोयले की जो खदानें होती है उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स की एक साथ डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पॉइजनस गैस होती है और उन लेबर्स को क्या है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। तो गैस मास्क एक ऐसा इक्विपमेंट है, इसके अंदर क्या होता है, पाउडर चारकोल होता है, मास्क टाइप का ही होता है, लेकिन उसमें पाउडर चारकोल को डाल के रखते हैं, स्पेशल टाइप का मास्क होता है। तो वो जो पाउडर्ड चारकोल है वो क्या करेगा, वो जो पॉइजनस गैस होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पाउडर्ड चारकोल, इसका यूज क्या है, एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस, तो ये इसका यूज होता है। तो इसीलिए गैस मास्क काफी इंपॉर्टेंट यूज हो गया यहाँ पे, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। तो कहाँ पर यूज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको लिटमस का एग्जांपल दिया था। तो कई बार एड्सॉर्प्शन के अंदर जो इंडिकेटर्स की तरह हम यूज करते हैं इसको, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना को। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो कलर के बेसिस पे जब हम सेपरेट करें किसी कंपाउंड को तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो ये भी इस एड्सॉर्प्शन के बेसिस पर होता है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, आपको पता है बेस्ट एग्जांपल आप डेली लाइफ में यूज करते हैं किसका, शुगर का, राइट। तो शुगर के अंदर हमें पता है गन्ने से आता है गुड़, तो गन्ना तो येलोइश कलर का जूस निकालता है, उससे एकदम प्रॉपर व्हाइट कलर की जो आपको शाइनी क्रिस्टल्स मिलते हैं शुगर के, किस वजह से मिलते हैं, क्योंकि उसको एनिमल चारकोल से पास किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, एनिमल चारकोल इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी इसी लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करता है, आपको पता है मैंने आपको बताया था सिलिका जेल को यूज किया जाता है और एल्यूमिना जेल को यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल कहाँ पे बताया था मैंने आपको, बोतल के एग्जाम्पल में बताया, जब भी आप न्यू मिल्टन बोतल खरीदते हैं तो उसके अंदर एक पाउच मिलता है आपको, उसको सिलिका जेल का पाउच होता है। तो उसके अंदर, तो चलो ये तो हो गया माइक्रो सिस्टम। यहाँ पे हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पे, आपको पता है अभी बारिश का मौसम आ जाता है तो वहां पर हमारे घर के अंदर जो सस्ता सा सॉल्ट होता है NaCl, नमक जो टेबल सॉल्ट बोल रहे हैं, वो भी मॉइस्चर एक्वायर करने लग जाता है ना। तो अगर हम बात करें लैब की, तो लैब के अंदर इतने महंगे महंगे बहुत ही कॉस्टली आप बोल सकते हैं सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी इस तरीके से मॉइस्चर को लेने लग जाएंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो तो पूरे खराब हो जाएंगे। तो ये तो बहुत इकोनॉमिक वेस्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, जिस भी कंटेनर के अंदर उन केमिकल्स को स्टोर करते हैं ना, उन केमिकल्स के साथ ही वहां पर क्या कर देते हैं, ये जो सिलिका जेल है या फिर एल्यूमिना जेल है, इसके पाउचेस को भी रख देते हैं, जिसकी वजह से अब इस बॉक्स में अगर आप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी मॉइस्चर इसके अंदर जाएगा उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो सिलिका जेल हो गया या फिर एल्यूमिना जेल हो गया, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट है क्योरिंग डिजीज। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि जर्म्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेती है। तो ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब्स जर्म्स। तो इस तरह की अगर ड्रग्स होंगी तो क्या करेंगी, बीमारियों से बचा लेंगे आपको, ठीक है। तो क्योरिंग डिजीज में भी एब्जॉर्प्शन का काफी यूजफुलनेस है। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, तो इसके अंदर डीज ऑप्शन का यूज होता है। जब हाई वैक्यूम है तो मीन्स कोई भी सरफेस आपको क्लीन करना है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, किसी भी सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सबको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, डीज ऑप्शन कराना पड़ेगा। और ये जो डीज ऑप्शन कराएंगे इसके लिए भी आप क्या करेंगे, कोई ऐसा कंपाउंड यूज करेंगे, मॉलिक्यूल यूज करेंगे जो कि इन सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। मीन्स ये वाला जो मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है वो इन वाले सब्सटेंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराए, हाई एफिनिटी शो करे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाई वैक्यूम इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा। और प्योरिफिकेशन में यूज होता है बहुत सारे सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी पॉन्ड्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर किया था, जो डर्टी वाटर था उसके अंदर चारकोल की बॉल को डाला तो क्या हो गया, उसको प्योरीफाई कर दिया, वाटर क्लीन हो गया था, राइट। तो प्योरिफिकेशन में यूज हो गया। ओके, नेक्स्ट इज हम स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रिएक्शन है यहाँ पे, आपको नजर आ रहा होगा, KClO3 gives KCl plus 3O2, ठीक है। तो ये रिएक्शन है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे हो रही है, 653 केल्विन पे हो रही है, काफी हाई टेम्परेचर है, ठीक है।
अब आपने, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं इसी रिएक्शन को करा सकती हूँ 473 टेम्परेचर पे। अब आप बोलोगे इतना डिफरेंस, मतलब 200 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस अगर आ जाए, अप्रोक्सीमेटली 200 बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया, 180 भी लगा लो, चलो कोई नहीं। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं इस रिएक्शन को इतने कम टेम्परेचर पे करके दिखा दूँ तो बोलेंगे तो काफी फायदा हो जाएगा, हमें इतनी जो एनर्जी यूज कर रहे हैं टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो बच जाएगी। तो ये रिएक्शन बिल्कुल कर सकते हैं हम इसी टेम्परेचर पे, पर क्या करना पड़ेगा, मैंने एक स्पेशल रिएजेंट यूज किया जिसका नाम दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते ही जो रिएक्शन पहले 653 केल्विन पे हो रही थी, अब वही रिएक्शन कितने पे हो रही है, 473 केल्विन की रेंज पे हो रही है। मींस लगभग 180 या फिर लगा लो 200 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया। मतलब ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है तो बड़े काम का रिएजेंट है, बताइए 200 डिग्री टेम्परेचर का कम कर दिया। एक्चुअल में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर है क्या, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो ये है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से जो रिएक्शन पहले इतने हाई टेम्परेचर पे हो रही थी वो लो टेम्परेचर पे हो रही है और फास्ट भी हो रही है, ठीक है। तो चलिए डिफाइन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कैटलिस्ट। हम वो बता सकते हैं कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो कैटलिस्ट होते हैं सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज नहीं करते हैं, मतलब आपने क्या किया, ये सेम रिएक्शन ले रहे हैं तो MnO2 ने रिएक्शन को बढ़ाया तो सही, साथ में लास्ट में जब आपकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आप MnO2 को वापस से निकाल भी सकते हो। मतलब ये पार्टिसिपेट करता भी है लेकिन यूज भी नहीं होता है, ठीक है। तो रिएक्शन को डायरेक्ट करता है, बड़े ही स्पेशल काइंड के सब्सटेंसेस है, बहुत ही यूजफुल भी है। चलिए, तो अब कैटलिस्ट की बात हो गई, तो उनके कुछ साथी हैं जिसको हम प्रमोटर्स बोलते हैं और पॉइजन्स बोलते हैं। तो ये क्या है, इनको भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स, these are the substances that enhance the activity of catalyst। एक जनरल सी रिएक्शन लेते हैं जिसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए हेबर्स प्रोसेस है, ये दिख रहा होगा आपको, नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन और इससे क्या मिल रहा है आपको, अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए आयरन और मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर जो आयरन है ये तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, दिस वन इज कैटलिस्ट। पर मोलिब्डेनम का क्या फंक्शन है, प्रमोटर क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहेंस कर देते हैं, थोड़ा और निखार ला देते हैं इसकी एक्टिविटी में, कैटलिस्ट की एक्टिविटी में, इसीलिए इनका क्या नाम है, प्रमोटर। तो मोलिब्डेनम कैसे बिहेव कर रहा है, मोलिब्डेनम हियर इज बिहेविंग एज अ प्रमोटर, ठीक है। मोलिब्डेनम यहाँ पर प्रमोटर है। अब पॉइजन, इसने तो नाम से ही बता दिया अपना फंक्शन, पॉइजन क्या करेगा, ये तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज ही करेगा। सो पॉइजन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, ओके। अब हम फर्दर कैटालिसिस जो है उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, आपको देखना है रिएक्टेंट और आपका जो कैटलिस्ट है उसका फेज, ठीक है। फेज मतलब कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अगर रिएक्टेंट और आपका ये जो बोल रहे हैं कैटलिस्ट, इनका अगर फेज सेम है, सारे के सारे लिक्विड हो, सारे के सारे गैस हो या फिर सारे सॉलिड हो, तो हम बोल देंगे योर कैटालिसिस इज ऑफ होमोजेनियस टाइप। लेकिन अगर ये फेज डिफरेंट हो गया देन इट विल बी हेट्रोजीनियस। तो ये एग्जांपल दे रखा है आपका, ये क्या है, सुक्रोज है, C12H22O11, दिस वन इज योर सुक्रोज। और सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस की देन वी विल गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। हमें बस ध्यान किस पे देना है, आपसे पूछ लिया जाए बताइए ये होमोजेनियस कैटालिस्ट है या फिर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, तो आप क्या देखेंगे, लिक्विड, लिक्विड और एक्वस का मतलब अगेन लिक्विड, मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल देखते हैं यहीं पर। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, यहाँ पर आपका जो कैटलिस्ट होगा और रिएक्टेंट होगा उनका फेज डिफरेंट होगा। देखिए ये सॉलिड में है, राइट, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो किस फेज में है, गैसियस फेज में। तो इन दोनों का फेज डिफरेंट हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच the reactant and the catalyst are in different phases is known as heterogeneous catalysis। तो आप देखिए एक और एग्जांपल,
यहाँ पर ये गैस है, ये भी गैस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में आ गया। अगेन इट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके, एक और एग्जांपल, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, और निकल क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो ये अलग हो गया, तीनों ही अलग अलग फेज है। इसका मतलब अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। थैंक यू सो मच।